जब कोई मुझसे पूछता है कि इंडिया में आपकी सबसे फेवरेट टूरिस्ट प्लेस कौन सी है, तो मैं कहती हूँ जम्मू और कश्मीर। जी हाँ, जम्मू और कश्मीर इस धरती पर साक्षात जन्नत ही नहीं बल्कि हमारे भारत देश के नक्शे का मुकुट भी है। तो दोस्तों, मैं हूं रुदम, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी फेवरेट प्लेस जम्मू कश्मीर बाकी राज्यों से कैसे अलग है। ये खूबसूरत होने के अलावा बाकी राज्यों से किस तरह अलग है, आइए जानते हैं। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय खास परिस्थितियों में हुआ था। 1947 में जब ब्रिटेन की हुकूमत खत्म हुई तो दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। उस समय भारत में 562 देसी रियासतें थी। समझौते के मुताबिक इनमें से जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहे वो पाकिस्तान के साथ, और जो भारत के साथ रहना चाहे वो भारत के साथ ही रह सकती थी। जो इन दोनों के अलावा खुद आज़ाद रहना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते थे। उसी समझौते के तहत जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह ने दोनों में से किसी के साथ नहीं जाने का फैसला लिया। जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ एक किस्सा है धारा 370 का। तो आइए जानते हैं क्या है धारा 370। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वतंत्रता हासिल हुई। आज़ादी के बाद जब रियासतों का भारत में विलय कराया जा रहा था तो उन्हें भी अपने राज्य के लिए अलग से संविधान बनाने की छूट दी गई। 1949 में रियासतों के प्रतिनिधियों और मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये फैसला लिया गया कि राज्यों को अलग से संविधान की कोई जरूरत नहीं। लेकिन संविधान सभा में जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों ने कहा कि विलय के दस्तावेज में मौजूद प्रावधानों को छोड़कर कोई अन्य प्रावधान प्रदेश पर लागू नहीं होना चाहिए। उसी आधार पर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत संविधान में केंद्र को मिले अधिकारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तभी हो सकेगा जब वहां की संविधान सभा उसकी इजाजत देगी। सीधे शब्दों में कहें तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में रक्षा, विदेश और संचार के मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में कोई भी फैसला लेने से पहले केंद्र को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से मंजूरी लेनी होगी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, जबकि जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। भारतीय संविधान की धारा 370 को एक अस्थायी प्रावधान के तौर पर शामिल किया गया था। इसे राज्य का संविधान लागू होने के साथ खत्म किया जाना था। लेकिन 25 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने राज्य का संविधान लागू करने की सिफारिश तो की, लेकिन देश के संविधान से धारा 370 खत्म करने की सिफारिश नहीं की और खुद को भंग कर दिया। यही वजह है कि धारा 370 भारतीय संविधान में आज भी मौजूद है और राजनीति में एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। बीजेपी का मानना है कि जम्मू कश्मीर में सारे फसाद की जड़ धारा 370 है और इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसी वजह से केंद्र के पास प्रदेश के संविधान को बर्खास्त करने की अधिकार नहीं है। आइए अब हम जानते हैं जम्मू कश्मीर की आबादी के बारे में। जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से हैं, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। इनमें क्षेत्रफल के लिहाज से लद्दाख सबसे बड़ा है और कश्मीर सबसे छोटा है, लेकिन आबादी के लिहाज से कश्मीर सबसे बड़ा और लद्दाख सबसे छोटा। इन तीनों हिस्सों के कुल 22 जिले हैं। जम्मू और कश्मीर में 10-10 जिले और लद्दाख में 2 जिले। जैसा कि ये पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि कश्मीर का क्षेत्रफल 15,948 है, बल्कि लद्दाख का 59,146, यानी कि उससे कहीं ज़्यादा। लेकिन अगर हम आबादी देखें तो कश्मीर की है 69,07,623, बल्कि लद्दाख की है सिर्फ 2,90,492। आइए अब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का ढांचा कैसा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस समय 111 सीटें हैं, जिसमें से 24 पाक अधिकृत कश्मीर के लिए खाली छोड़ी जाती हैं और बाकी की 87 पर चुनाव होता है। इनके अलावा अगर विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम लगता है तो उस सूरत में राज्यपाल 2 महिलाएं मनोनीत कर सकता है। देश के बाकी राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। आइए अब जानते हैं जम्मू कश्मीर के चुनाव और राष्ट्रपति शासन के इतिहास के बारे में।
जम्मू कश्मीर में 1965 से पहले चुनी हुई सरकार की मुखिया को दीवान कहा जाता था, यानी कि प्रधानमंत्री, जो कि हम आज कहते हैं। 15 अक्टूबर 1947 से 5 मार्च 1948 तक मेहरचंद महाजन पहले दीवान थे। उनके बाद 5 मार्च 1948 से 9 अगस्त 1953 तक शेख अब्दुल्ला दीवान बने। उसके बाद शेख अब्दुल्ला को राज्य विरोधी साजिश रचने के मामले में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। वो 11 साल जेल में रहे। 1953 से 1965 के बीच 3 और नेता, जो कि थे बख्शी गुलाम मोहम्मद, ख्वाजा शमशुद्दीन और गुलाम मोहम्मद सादिक, दीवान बने। 1965 में संविधान संशोधन के बाद प्रधानमंत्री के पद का नाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया। 1964 में शेख अब्दुल्ला रिहा तो हुए, लेकिन केंद्र सरकार से उनका टकराव जारी रहा। उसी बीच हुए 1965 से 1971 तक गुलाम मोहम्मद सादिक मुख्यमंत्री बने। 1975 में शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस में जीत हुई और वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन मार्च 1977 में उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उसी साल वह चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस में बड़ी जीत मिली और शेख अब्दुल्ला फिर मुख्यमंत्री बने। वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे और 1982 में उनका देहांत के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद हासिल किया। 1983 के बाद वहाँ अस्थिर सरकारों का दौर चला। केंद्र और राज्य के नेताओं के बीच सियासी टकराव के कारण वहाँ अब तक 3 बार चुनी हुई सरकार बर्खास्त हो गई और 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 1990 से 9 अक्टूबर 1996 के बीच 6 years 264 days का रहा। इसी दौरान आतंकवाद अपने चरम पर था। उसके बाद 3 स्थिर सरकारों का शासन रहा। 1996 से 2002 तक फारूक अब्दुल्ला ने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनके बाद 2002 से 2008 के बीच पहले पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने रहे और उसके बाद कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद ने कमान संभाली। वर्ष 2009 से 2015 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री रहे। आइए अब हम बात करते हैं एक गंभीर टॉपिक के बारे में, आतंकवाद। तो क्या है रिश्ता आतंकवाद और जम्मू कश्मीर के बीच में, आइए जानते हैं। 1987 के चुनाव में सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जीतने के बाद केंद्र की राजीव गांधी सरकार पर धांधली का आरोप लगा। यही से जम्मू कश्मीर के एक बड़े धड़े में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर मोह भंग हो गया। उसी के बाद आतंकवाद की जड़ें मजबूत हो गई। पाकिस्तान के समर्थन पर वहाँ हिंसा फैलने लगी। 1989 से लेकर 2004 के बीच आतंकवाद की जड़ें काफी मजबूत हो गई। उसके तत्कालीन पीडीपी कांग्रेस सरकार की कोशिशों की वजह से हिंसक घटनाओं में कमी आने लगी। 2009 से 2013 के बीच हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई। इसकी एक वजह यह भी थी कि पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाला समर्थन और आर्थिक मदद धीरे धीरे कम हो रहा था। 2009 से 2013 के बीच तो हिंसक घटनाओं में काफी कमी आई और ऐसा लगने लगा था कि एक बार तो हालत सामान्य हो गई। आइए अब जानते हैं 2014 विधानसभा चुनाव और पीडीपी बीजेपी साझा सरकार के बारे में। 25 नवंबर से 20 दिसंबर 2014 के बीच 5 चरणों में चुनाव हुए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बहिष्कार के बीच 87 सीटों पर हुए उस चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इस चुनाव में पीडीपी 28 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। 25 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 और कांग्रेस को 12 सीटें हासिल हुई। त्रिशंकु विधानसभा की सूरत में वहां 1 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। उसी बीच बीजेपी और पीडीपी के बीच लंबी बातचीत चली और फरवरी 2015 में सरकार के फॉर्मूले पर सहमति बन गई। फरवरी 2015 में बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी। 1 मार्च 2015 को पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। 7 जनवरी 2016 को उनके देहांत के बाद सरकार गिर गई और एक बार फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 88 डेज के बाद दोनों दलों के बीच मिलीजुली सरकार पर दोबारा सहमति बनी और 4 अप्रैल 2016 को महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी महीने 20 तारीख को बीजेपी ने आतंकवाद पर नकेल न कसने पर और प्रेस की आज़ादी पर हो रहे हमले को आधार बनाकर अपनी सरकार गिरा दी। आइए अब हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत में 2 परिवारों का दबदबा किस तरह बना रहा। जम्मू कश्मीर में सबसे लंबा शासन शेख अब्दुल्ला परिवार का रहा। इस परिवार से 3 पीढ़ियों के नेता
शेख अब्दुल्ला, उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के बेटे और शेख अब्दुल्ला के पोते उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने रहे। अब्दुल्ला परिवार के अलावा दूसरा सबसे लंबा शासन मुफ्ती परिवार का रहा। मुफ्ती मोहम्मद सैयद 2 बार मुख्यमंत्री बने, जबकि उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती 1 बार मुख्यमंत्री रही। तो इस तरह जम्मू कश्मीर के इतिहास में ये 2 परिवारों की भूमिका ज्यादा रही। इन्होंने अपनी रियासत काफी लंबे समय से बना के रखी है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताई ये इंटरेस्टिंग बातें जम्मू कश्मीर के बारे में। अगर आप भी कुछ अच्छी बातें जम्मू कश्मीर के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट पे लिखकर छोड़ दीजिए, हम उसे ज़रूर से पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जी हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलेगा। अगर हमसे कुछ भूल हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा। दिस इज़ मी रिदम, साइनिंग ऑफ।